दोस्तों नमस्कार। 3 साल 10 महीने पहले मोदी सरकार ने सोचा कि इस देश में आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए और 3 साल 10 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। जब यह लोकसभा में बिल लाया गया था तो उस वक्त विपक्ष ने बायकॉट कर दिया था। लोकसभा में बिल रखा गया तो उस वक्त पक्ष में 323 वोट पड़े थे और विपक्ष के वोट महज 3 थे, क्योंकि डीएमके हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, इन्होंने खुले तौर पर उस दौर में विरोध किया था। हम जिक्र आपसे जनवरी 2019 का कर रहे हैं, 8 जनवरी 2019, और 2 दिन के बाद यह राज्यसभा में बिल रखा गया। उस वक्त भी विपक्ष का बायकॉट था। 165 सांसदों ने समर्थन किया तो 7 सांसदों ने विरोध किया, बाकियों ने बायकॉट कर दिया। और उसके बाद लगातार आर्थिक तौर पर कमजोर तबका, वह भी स्वर्ण यानी ऊंची जातियों के तबके को आरक्षण दिए जाने को लेकर कई सवाल इस देश के भीतर अलग अलग जगहों से निकल कर आए। मध्य प्रदेश के छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो तमिलनाडु में उस वक्त डीएमके की सरकार थी, उन्होंने विरोध किया। और ये तमाम परिस्थितियों के बाद आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 5 जज उसमें बैठे, जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित भी मौजूद थे, जो कि एक लिहाज से आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन है बतौर चीफ जस्टिस। कल इस देश को नए चीफ जस्टिस मिल जाएंगे, लेकिन यूयू ललित की अध्यक्षता में जो बाकी 4 जजेस की मौजूदगी थी उसमें दिनेश माहेश्वरी थे। सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी, उनका क्या मत है। उसके बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने अपनी जानकारी दी। उसके बाद जस्टिस एस.बी. पारदीवाला, उन्होंने जानकारी दी। और उसके बाद जस्टिस एस. रॉबिन भट्ट, इन्होंने अपनी जानकारी दी। इन सभी ने कहा क्या और जो फैसला निकल कर आया, उस फैसले के पक्ष में 3 जजों की मौजूदगी, यानी उन्होंने खुले तौर पर कहा कि इससे संविधान की मूल भावना खत्म नहीं होगी। यानी जो सवाल उठाए गए थे, तो जो सवाल उस वक्त उठाए गए वो कौन से सवाल थे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो जजों ने कहा क्या। हमें लगता है यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में आरक्षण का सवाल संविधान लागू होने के साथ जुड़ा रहा। बाबा साहब अंबेडकर जिक्र किया कर रहे थे उस वक्त की 10 बरस के लिए आरक्षण देने की जरूरत है, लेकिन भारत की राजनीति में आरक्षण ने कुछ इस तरीके से पैठ जमाई, जो कि मंडल कमंडल के संघर्ष के दौर में ओबीसी को आरक्षण, यह सवाल भी लगातार भारत की राजनीति को प्रभावित करता रहा। और शायद संसद के भीतर भी जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिल रखा गया तो विपक्ष ने भी इसमें काफी हंगामा शोर मचाया। सवाल यही था कि संविधान को लेकर कौन सी व्याख्या अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। आज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने सबसे पहले अपनी बातों को जब कहा तो सबने लगभग बहुत छोटे छोटे वाक्यों में, या कहें 1-1 मिनट से कम का वक्त लिया अपने फैसले को देने में। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। 50% का जो बैरियर है उसमें से स्वर्ण आरक्षण यानी स्वर्ण जातियों को दिया जाने वाला आरक्षण नहीं दिया गया है, वह उसके हट कर दिया गया है, क्योंकि यह सवाल लगातार था कि 1992 के दिन 8 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि दरअसल 50% से ज्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता है। और यही सवाल तमाम वकील उठा रहे थे, तमाम विरोध करने वाले नेता उठा रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जब जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि दरअसल 50% का जो बैरियर है आरक्षण को लेकर, यह 10% उससे हटकर है, तो उसके दायरे में मत देखिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि संसद के इस फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। संविधान ने समानता का अधिकार दिया है और इस फैसले को उसी रूप में आप देखिए, यानी वह भी इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में आई। जेवी पारदीवाला ने कुछ सवाल जरूर खड़े किए। उन्होंने कहा जिस रूप में कि दरअसल आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया कि उन्होंने भी आरक्षण की जो मियाद थी वो 10 बरस तक रखी थी, लेकिन भारत की राजनीति में आरक्षण राजनीतिक हथियार बन गया।
उन्होंने कहा आरक्षण अनंतकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता है, इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। मैं जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी से सहमत हूं। उनकी सिर्फ यही पंक्तियां थी। लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों को मिलना चाहिए। इसमें एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के देने के पक्ष में नहीं हूं और चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी, उन्होंने भी भट्ट का साथ दिया, जस्टिस भट्ट का। यानी यह पूरा फैसला 3-2 की स्थिति में आकर यह इस देश में लागू हो गया। सवाल यह है कि जिस बातों को जस्टिस भट्ट ने उठाया उन्हीं बातों का जिक्र अलग अलग तरीके से विरोध करते हुए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्होंने भी किया। डीएमके ने जो अपनी याचिका दायर की उसमें संवैधानिक बेंच के सामने इसे रखते हुए 3 सवालों को उठाया था। उनका कहना था कि मूल भावना के, संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा अगर आप आर्थिक तौर पर भी आरक्षण देते हैं। दूसरा, इसके दायरे में अगर एससी और एसटी नहीं आते हैं तो इसका मैसेज यह होगा कि एससी एसटी के भीतर जो सबसे बड़ी तादाद में आर्थिक तौर पर गरीब लोगों की रिहाइश है उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। और तीसरी यह थी कि निजी संस्थानों में जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। अगर इस दायरे में समझें और वकीलों के जिरह को भी समझें, अगर उनके मुख्य अंशों को भी हम समझने की कोशिश करें तो जैसे एडवोकेट रवि कुमार, उनका बहुत साफ कहना था दलील देते वक्त कि संविधान में जाति, पंथ, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव करने और बांटने पर रोक है, इसमें आर्थिक तंगी शामिल नहीं है। यानी एक लिहाज से वह इस परिस्थिति को बता रहे थे कि यह किस रूप में अनुकूल है। और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने उनके सवाल पर जवाब दिया था कि अगर आर्थिक समानता को आर्टिकल 15 और 16 में शामिल नहीं किया गया तो क्या इसका मतलब यह है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में समझें तो जब 10 जनवरी को राज्यसभा में यह पास हो गया, उससे पहले 8 जनवरी को लोकसभा में पास हो गया, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 103 अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसमें आर्टिकल 15 और 16 के जो खंड 6 है उसको जोड़कर देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और उसी समय से यह सवाल लगातार था क्योंकि उस वक्त अगर आप 2019 में चले जाएंगे तो चुनाव दस्तक दे रहे थे, 4 महीने के बाद चुनाव होने थे और इसको राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार का हथकंडा माना गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे हटकर जो मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और संविधान की मूल भावना है उसको जब व्याख्यात करते हुए इस फैसले को दिया तो इसमें वह सारे सवालों के क्या जवाब मिल गए या जवाब अनसुलझे हैं। क्योंकि अगर आप 50% को लक्ष्मण रेखा मान रहे थे 92 में तो अब वो क्यों टूट गया। दूसरा सवाल, 50% क्या आरक्षण की उस फिलॉसफी भर के साथ था जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण मिलता है, यानी 15%, 7.5% और 27%। इस लिहाज से देखिए तो 49.5% आरक्षण पहले से चल रहा था, अब यह 10% आरक्षण बढ़कर 59.5% हो गया। मध्य प्रदेश में 5 लड़कों ने हाईकोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटाया था कि 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है आर्थिक तौर पर कमजोर तबके में, उसमें आपने सिर्फ स्वर्ण यानी ऊंची जाति को क्यों रखा है, उसमें एसटी, एससी और ओबीसी को आप क्यों नहीं रखते हैं। अगर आप उन्हें नहीं रखते हैं तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान भी समानता खोजता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर जिन बातों का जिक्र किया उससे पहले हमें लगता है कुछ और वकीलों का जिक्र होने की जरूरत है जिन्होंने इस जिरह के दौर में, जैसे एडवोकेट मोहन गोपाल हैं, उन्होंने कहा कि 130वां संशोधन संविधान पर ही हमला है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ केवल समाज के अगड़े लोगों को ही मिलता है, असली हकदार वो नहीं है, जबकि हकदार कोई और है, मिलेगा किसी और को। एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा का कहना था रिजर्वेशन में ही रिजर्वेशन यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए।
हर कैटेगरी में हॉरिजेंटल आरक्षण मिलने से गरीबों में से भी गरीब को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप हॉरिजेंटल नहीं देते और वर्टिकल में चले जाते हैं तो इसका लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाएगा जो भारत की एक बड़ी आबादी का हिस्सा है, जो गरीब है। यह जिरह के बाद एडवोकेट संजय पारीख ने भी वहां पर अपनी बात को रखा था और उन्होंने कहा था कि पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के गरीब और ईडब्ल्यूएस कोटे से अलग रखना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, इसलिए सवाल अब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मोहर इस पर लगा दी है तो इसका असर इस देश में आरक्षण को लेकर क्या होगा, इस देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जो इस देश में राजनीति होती है उसको लेकर क्या होगा, इस देश के जो वह तबकों के वोट बैंक हैं उस वोट बैंक को साधने वाले राजनीति करते हुए अब किस दिशा में बातों का जिक्र करेंगे, या यह माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी क्या राजनीति से प्रभावित है, क्या इसका जिक्र भी होगा। यह सारी राजनीतिक बातों के परिस्थिति में 3-4 बातों पर गौर करने की पहले जरूरत है, क्योंकि आरक्षण का मतलब हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा मतलब 12th के बाद की स्थिति। अब आप 12th के बाद की स्थिति में जब आकर खड़े होते हैं तो भारत के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर जब हायर एजुकेशन का मौजूद ही नहीं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं है, तो हम राजनीतिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर भारत के समाज को आर्थिक दृष्टि से मथने की दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही देख लीजिए जो दिल्ली में मौजूद है, इसमें लगभग 70,000 सीटें होती हैं जो कि हायर एजुकेशन में जिनकी एंट्री होती है। 2 दिन के भीतर में 60,000 सीटें भर गई और जिनके 90% से ज्यादा अंक थे उनकी तादाद 2 लाख से ज्यादा जो कि एडमिशन चाहते हैं लेकिन हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं। और उसके दायरे में जब इस आरक्षण को लेकर आइएगा तो उस आरक्षण के दायरे में एससी है, एसटी है, ओबीसी है और अब आर्थिक तौर से कमजोर उच्च जाति भी मौजूद है। तो 59.5% आरक्षण के बाद जो 41% बचा, 40.5%, वो जो बचा उसके मातहत ही अब एडमिशन होगा। और भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भीतर जितने सीटें बचती हैं एडमिशन के लिए और उसमें जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां एडमिशन लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं, तो जाहिर है रास्ता खुलता है प्राइवेट की तरफ। और भारत में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल स्टडीज में जो फीस ली जाती है वो किसी आम शख्स को दे पाने की स्थिति में वो आएगा नहीं। यहीं से सवाल असल शुरू होता है कि भारत के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं। और जो ईडब्ल्यूएस का दायरे की लकीर खींची गई उसमें 8 लाख सालाना इनकम दिखाने का जिक्र है। 8 लाख सालाना इनकम का मतलब होता है हर महीने लगभग 66,000 रुपए। और भारत के भीतर में 80% लोगों की आय जो है वह 3 लाख से ऊपर नहीं जा पा रही है सालाना की दृष्टि से हम कह रहे हैं। और गरीबी की रेखा से जो नीचे होते हैं वह 9,000 सालाना होती है, क्योंकि जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट थी जो गरीबों को दिखलाती है, जो बीपीएल को दिखाती है, वो प्रतिदिन गांव में दिखलाती है 29 रुपया और शहर में दिखाती है 32-33 रुपया। एवरेज अगर आप 30 का निकाल कर चलिएगा तो एक दिन का 30 रुपया तो 30 दिन का 900 रुपया। उस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो इस देश की माली हालत क्या है, या गरीबी के भीतर भी, यानी 8 लाख की एक लकीर अगर आप गरीबी की रेखा को लेकर खींचते हैं और इस देश के भीतर में बीपीएल के ऊपर खींचते हैं, क्योंकि बीपीएल के नीचे की परिस्थिति तो नाजुक है जो हमने प्रतिदिन 30 रुपए के हिसाब से आपसे जिक्र किया। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप गरीबी के दायरे में भारत को खड़ा करते हैं तो 8 लाख, उसके नीचे 3 लाख और उसके नीचे जो है वो 1 लाख, यानी असमानता के पैमाने में भारत के भीतर में आर्थिक तौर पर गरीब ऊंची जाति हो या पिछड़ी जाति हो, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये सारे सवाल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे। उन्होंने कहा कि आप कैसे इस बात को तय कर सकते हैं कि 8 लाख से कम परिवार की जो कमाई है
उससे कम कमाई के दायरे में आने वाला शख्स अगर उसके आधे का रहता हो तो आप क्या करेंगे? सवालों का जवाब किस रूप में मिला या नहीं मिला, लेकिन जो जजमेंट निकल कर आया उसने 3 बातों पर गौर करने के लिए विवश कर दिया। भारत के भीतर में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की इनकम जो है 8 साल सालाना मान ली गई। 8 साल सालाना यानी 66,000 रुपए महीना। भारत के भीतर में जो भी नौकरी इस दौर में मिलने का जिक्र भी हो रहा है, एक तो नौकरी नहीं है, और जो उच्च शिक्षा का हम जिक्र कर रहे हैं हम उसके भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन जिस नौकरी को दिया जा रहा है उस नौकरी में मैक्सिमम जो मिल रहा है सारा होम अलाउंस और सारे चीजों को मिला के वह 45,000 पार नहीं कर पाता है। यानी 66,000 से, यानी नौकरी पाने वाले वो तबके भी जो जनरल कैटेगरी के हैं और या आरक्षण के तहत अगर इस दायरे में जा रहे हैं, वह भी इस गरीबी रेखा के, जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की खींची सालाना इनकम की, जो परिवार की खींची, तो हर व्यक्ति शादी करने के बाद नौकरी करते हुए वह एक अलग परिवार के तौर पर गिना जाता है, यानी वह भी गरीब रहेगा। यानी इस दायरे में अभी तक हम लोग जो बीपीएल और गरीब को जो खोज रहे थे, उस दायरे में भारत लगभग पूरा समा जाएगा, जो 5 किलो अनाज भी मुफ्त में पा रहा है और इस देश के भीतर में जो नौकरी भी कर रहा है उस सबका समावेश हो जाएगा। अगला सवाल, जिस 8 लाख रुपए की सालाना के हिसाब से जो मंथली इनकम 66,000 तय की गई, उसमें सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि 25,000 रुपए मंथली के दायरे में भारत का 80% समाज आता है। यानी 25,000 से कम इस देश का 80% समाज उसी में शामिल है, यानी 3 लाख रुपए जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे। बीपीएल के दायरे में जो हमने आपसे 29 और 33 रुपए कहा, तो 30 रुपए के हिसाब से 900 रुपए महीना और 10,800 रुपया 1 साल की कमाई है। इस प्रक्रिया के भीतर में भारत में असमानता के जिस पैमाने को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय सवाल उठाया था कि इस देश के भीतर में अगर गैर बराबरी रहेगी, यानी समानता नहीं आएगी, तो वोटों पर टिके हुए लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसमें असमानता धीरे धीरे बढ़ती चली गई और हम इस बात को जानते हैं, सरकार भी जानती है और सरकार ने आंकड़े भी पेश किए कि भारत के भीतर में बेरोजगारी और असमानता अंग्रेजों के काल से भी ज्यादा विभत्स तरीके से पूरे समाज को घेरे हुए है और इसको राजनीतिक तौर पर हर कोई मुद्दा भी बना रहा है। और दुनिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो भारत के सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर लगातार रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को तक ने भारत के समाज के भीतर बसते हुए उस अफ्रीकन कंट्रीज तक का जिक्र किया कि यहां सहारा कंट्रीज के मुकाबले भी भारत में एक बड़ा तबका है जिसकी आर्थिक विपन्नता दुनिया में सबसे कमजोर है। तो इसका 2-3 मतलब निकालें, उससे पहले एक चीज और समझिए कि भारत के ग्रामीण भारत में खेती पर जो टिका हुआ तबका है वो लगभग 56% है। उसका 36% जो है वो अभी भी इलिटरेट के तौर पर माना जाता है, निरक्षर के तौर पर देखा जाता है। 64% उस ग्रामीण भारत के भीतर का तबका 5वीं और 8वीं को पार ही नहीं कर पाता है, तो वो हायर एजुकेशन के दायरे में आ ही नहीं पाएगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो एक्चुअल में पूरे हिंदुस्तान को समेटने का जिक्र होना चाहिए था वो कहीं नहीं है। वह उस हिंदुस्तान को टटोला जा रहा है जिसके दायरे में भारत के लगभग 6% लोग या 6% परिवार आते हैं। उस परिवार के दायरे में हायर एजुकेशन और नौकरी का जिक्र होता है, लेकिन उसकी भी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हायर एजुकेशन के लिए जिस देश के भीतर में 8 लाख बच्चे 1 बरस के भीतर भारत छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देशों में चले जाएं और दूसरे देशों से जो भारत में आते हैं वह दरअसल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत या भारत से गरीब देश जिसके दायरे में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जो पड़ोसी देश है, इन अभी भी या इनका जिक्र जब हम आपसे कर रहे हैं तो यहां से भी कुल 50,000 बच्चे ही भारत में हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, लेकिन भारत से 8 लाख बच्चे बाहर चले जाते हैं नौकरी के लिए। उनमें से जो लौटने की तादाद है भारत के भीतर में जिन्हें नौकरी मिलती है वह 1 या 1.5% है। 99% बच्चे लौटते नहीं हैं।
तो भारत के भीतर में संविधान की व्याख्या करते हुए अगर हम इस दृष्टि को समझ रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जरिए संविधान की व्याख्या करते हुए आरक्षण का जिक्र किया है, तो 3-4 बातें फिर गौर करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, जहां पे जब आप आरक्षण के तहत भर्ती करेंगे, जो भर्ती हो रही थी उनके लिए बेसिक आपको टेबल कुर्सी तो चाहिए, इमारत जो चाहिए वह भी छोटी पड़ रही है। इसीलिए इस बात का जिक्र होता है कि एक बैच निकल जाए तब दूसरे बैच की एंट्री हो। ये हम आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि इकोनॉमिकली इस देश के भीतर में इतनी विपन्नता और गरीबी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर 3 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए या 12 रुपए से बढ़ाकर 28 रुपए भी फीस कर देती है, तो उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए छात्र सड़क पे निकल आते हैं, क्योंकि उनके घर की कमाई उतनी भी नहीं है। यानी भारत के भीतर की गरीबी को अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश में तमाम सर्वे और नीति आयोग और उससे पहले प्लानिंग कमीशन और या फिर सेंसस के हिसाब से ही अगर चीजों को समझ ले, तो ये पूरी प्रक्रिया के भीतर में एक कहीं राजनीतिक तौर पर राजनीति साधने का मंत्र आरक्षण 21वीं सदी में भी तो आकर नहीं खड़ा हो गया, जिस तरीके से मंडल कमंडल का जिक्र हो रहा था। क्योंकि भारत के भीतर में जब आप हिंदू एस्पेक्ट में आते हैं, उसको जरा समझिए। हिंदू के भीतर में 22% शेड्यूल कास्ट, 22.2% जो 2011 का सेंसस बतलाता है, शेड्यूल ट्राइब 9%, ओबीसी 42.8%, फॉरवर्ड क्लास अपर कास्ट लगभग 27%, यह हिस्सा है। लेकिन बुद्धिज्म में जब आप चले जाते हैं तो बुद्धिज्म में 89.5% शेड्यूल कास्ट है और 2.7% अपर कास्ट है, 7.4% उसमें आदिवासी समुदाय आता है, 0.4% ओबीसी आता है। तो बुद्धिज्म को आप कहां स्पेस दे रहे हैं? सिखिज्म का अगर एस्पेक्ट करेंगे तो 30.7% उसमें ओबीसी आता है और 46% अपर कास्ट आता है। इस्लाम के भीतर देखिए तो 58-9% लगभग अपर कास्ट है और बाकी जो है ओबीसी लगभग 39% माना जाता है, 39.2%। ओबीसी और के अलावे एससी एसटी वहां पर कम है। लेकिन जो आरक्षण अभी तक चला आ रहा था वो 15% शेड्यूल कास्ट का था, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का था, ओबीसी का 27% था, सब मिलाइए 49.5%। अब आर्थिक तौर पर गरीब ऊंची जाति का 10% और जुड़ गया, 59.5%। यानी पहली होड़ लगेगी कि अपने इनकम को आप 8 लाख से कम दिखाने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कीजिए। और भारत के भीतर में जातिवाद का अड्डा जो है इस दौर में बड़े इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में अगर हम आपसे जिक्र करें तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बन चुके हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कॉरपोरेट जगत इसके दायरे में आता है, इनकार नहीं किया जा सकता है। मीडिया भी इस दायरे में आता है, इससे भी इनकार नहीं हो सकता है। हमारी कल्चरल एस्पेक्ट और हमारी जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी है वह भी इस दायरे में आती है, इनकार नहीं किया जा सकता है। तब बाबा साहब अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करते हुए जिक्र कर रहे थे कि आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा होगी, तो इसका मतलब क्या था और उस दौरे में आरक्षण का मतलब क्या था? आरक्षण के जरिए उस आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो विपन्न तबका था उसको मुख्यधारा में शामिल करना था। लेकिन भारत की राजनीति को संभालने वालों ने कमाल किया, उन्होंने इस देश को ही उस धारा में जाकर खड़ा कर दिया जो मुख्य धारा का एक बड़ा तबका था, वह भी गैर बराबरी की आंच में आया, वह भी असमानता की आंच में आया, वह भी पिछड़ेपन की आंच में आया और वह भी पिछड़ता चला गया। और भारत के भीतर में इतनी लकीरें खींच ली गई इस डेमोक्रेसी के तहत, क्योंकि हम लोग 2 पार्टी सिस्टम में नहीं, हम लोग तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम में हैं। जिसे जो पार्टी चाहिए वो बना सकता है। तो हर ने अपने वोट बैंक को तलाशते हुए राजनीति साधने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसीलिए पार्लियामेंट में वोट पड़े तो सिर्फ 3 पड़े विपक्ष में और पक्ष में पड़े 323, क्योंकि सत्ता के पास बहुमत था। राज्यसभा में भी यही हुआ, विपक्ष में पड़े 165, विपक्ष में 7, बाकी बायकॉट कर गए। लेकिन सियासत और सत्ता और लोकतंत्र अगर बहुमत के आश्रय चलती है तो उसके भीतर इस देश के समाज को मत टटोलिए, क्योंकि आज जो फैसला चीफ जस्टिस यूयू ललित
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस डॉक्टर अरविंद भट्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला के जरिए निकल कर आया है, वो दरअसल भारत की राजनीति का, भारत के लोकतंत्र का और भारत के संविधान को मौजूदा वक्त में कैसे व्याख्यात किया जाए, यह उसका जीता जागता प्रमाण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।